5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब लगभग अपने अंतिम चरण पर हैं। आखिरी की एक आध वोटिंग बाकी है और बड़े स्तर पर कहें तो चुनाव अब लगभग पूरा हो चुका है। कयासों का दौर चल रहा है, विश्लेषण का दौर चल रहा है। अंतिम परिणाम तो 3 दिसंबर को आएंगे, तब यह पुख्ता तरीके से साबित हो जाएगा इन चुनावों को, जिन्हें लोकसभा के फाइनल वाले चुनाव की भाषा में कहें तो सेमीफाइनल माना जाता है। इन सेमीफाइनल के चुनावों में अंततः कौन कहां खड़ा है, तो इसके पहले की बातें कयास के तौर पर हम करते हैं। तो आज क्यों ना इस बात का विश्लेषण करें कि इन 5 राज्यों के चुनाव में दिशा क्या रही और उस दिशा का विश्लेषण करते हुए इसकी पड़ताल की जाए कि 3 को कैसे सूरत हाल आपके टेलीविजन या मोबाइल के स्क्रीन पर दिखेंगे और जो देश की सियासत को कैसे प्रभावित करेंगे। इसका विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे और आज ये समझने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़, जहां मैं अभी संविधान दिवस के मौके पर गया तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके वहां के लोगों से सुना समझा, तो वहां के क्या सूरत हाल हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के क्या समीकरण बन रहे हैं, बदल रहे हैं, तेलंगाना को लेकर के क्या परिदृश्य है और पूर्वोत्तर के सियासी हलकों में क्या चल रहा है। इस सब का विश्लेषण आज की वीडियो में करेंगे और इसका भी विश्लेषण करेंगे कि 2024 के चुनाव पर इस चुनाव ने कौन सा असर अभी डाल दिया है और कैसे इस चुनाव का विश्लेषण अगले चुनावों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2024 का लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने वाला, इस बात को लेकर के विद्वानों में कोई दो राय नहीं है। यह चुनाव इस मुल्क की जमहूरियत के भविष्य को तय करेगा, इस मुल्क के आईन को तय करेगा और आने वाले वक्त में यह तय कर देगा कि देश अब किस करवट सियासी तौर पर चलेगा। और 24 की बिसात लगभग अब बिछनी तय हो चुकी है। सब तरफ हलचल तेज होती जा रही है और उस हलचल के बीच इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने अपनी एक भूमिका निभा दी है। क्या है इसका पूरा परिदृश्य, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 के उन पन्नों की तरफ चलें जब 2019 के चुनाव के ठीक पहले 2018 में चुनाव हुए, इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव परिणाम ऐसे कि बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई कमोबेश। छत्तीसगढ़, जहां भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतती है और एक तरफा जीत के बाद वहां कांग्रेस की सरकार बनती है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों जगहों पर भी बीजेपी हारती है, लेकिन यहां कांटे की टक्कर होती है। सीटें लगभग दोनों जगहों पर कांग्रेस की सीटें ज्यादा होती हैं, इसलिए मुख्यमंत्री उनके बनते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। बीजेपी दोनों जगह चुनाव हार चुकी होती है, लेकिन हार का अंतर इतना कम होता है कि एक दूसरे तरह का खेल शुरू हो जाता है। और इस खेल को समझने के लिए आइए थोड़ा इतिहास में और पीछे चलते हैं। 1996-97 का दौर, गठबंधनों की सरकार और जो आज प्रधानमंत्री हैं, इनके राजनीतिक गुरु वो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उनको विश्वास प्रस्ताव साबित करना था और 1 वोट कम रह गया। वो वक्त था जब पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ सदन की कार्रवाई का और यह बात उस नेता को पता थी। वो नेता जो भाषण देने के हुनर में वर्तमान वाले निजाम की तुलना में इतना चालाक नहीं, थोड़ा और चालाक था, इसलिए उसकी चालाकी दिखती नहीं थी। वो नेता जो बारीक था, वो नेता जो इसकी अहमियत समझता था कि मुझे पूरा देश सुन रहा है। वो नेता ने भाषण देना शुरू किया और वो आप भी भाषण सुने होंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हमारे पास 1 वोट कम हो गया, हम चाहते तो इस वोट को खरीद सकते थे, मगर हम खरीद फरोख्त करके कुर्सी पा जाएं, यह हमें गवारा नहीं, हमारे उसूलों में यह फिट नहीं बैठता। इसलिए हम राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे और हम जनता की अदालत में फिर जाएंगे, उन्हें फिर विश्वास दिलाएंगे और फिर पूरी बहुमत से जीत कराएंगे, तब इस कुर्सी पर बैठेंगे। भाषण खत्म हुआ, पूरे देश में एक संवेदना की लहर पैदा कर दी उस नेता ने और सियासत का एक पैमाना भी तय कर दिया। वक्त गुजर गया,
18, 19, 20 आया, सियासत के पैमाने बदल चुके थे, क्योंकि नेताओं के चेहरे, कद और मिजाज भी बदल गया था। जिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी हार गई थी, उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस। और इसका मतलब क्या है पता है? नोटबंदी के बाद इस मुल्क को यह नहीं बताया गया कि कितना काला धन आया, कितना आतंकवाद रुका, कितना क्या हुआ, लेकिन इस देश को यह जरूर बताया गया कि देश के कितने जिलों में सत्ताधारी दल ने अपना ऑफिस बना लिया, कार्यालय। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल की सारी सुविधाओं के साथ हर जिले में कार्यालय बन गए। सबसे ज्यादा पैसा उनके पास, सबसे ज्यादा ताकत उनके पास। और जो नैतिकता की कसौटी वाली एक चीज हुआ करती थी राजनीति में, वो कहीं गायब हो गई, नदारद हो गई। बुलेट ट्रेन की तरह, अच्छे दिन की तरह, स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर की तरह वो कभी नजर ही नहीं आ रही थी। ऑपरेशन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में एक मुहरा बने, महाराज जो कांग्रेस के थे, विधायकों को तोड़ा गया, खरीदा गया और सरकार गिरा दी गई और बीजेपी वहां पर फिर से सरकार बना लेती है। राजस्थान में वो ऑपरेशन कामयाब न हो सका और लगता है या तो पैसा पूरा नहीं हुआ या क्या समीकरण बदला, ये तो अंदर के लोग बताएंगे, लेकिन ऑपरेशन हुआ। तो वो जो 1 वोट से सरकार गिर गई थी, उसके सियासी वारिस जाने कितने वोट कम रहने के बाद उस पैसे का जो पहले से कहीं से और से जुटाया गया था, सांसद खरीदने में, विधायक खरीदने में, पूरी की पूरी पार्टी खरीद लेने में खर्च किया गया होगा, ऐसा विद्वानों में चर्चा होती है। और महाराष्ट्र आपके सामने नजीर है, पार्टी ही चली गई। 70 घंटे भी नहीं बीते थे देश के प्रधानमंत्री के उस भाषण के कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी, जेल में चक्की पीसिंग, और 70 घंटे भी नहीं बीते, बीजेपी के साथ डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, क्योंकि वो पैमाना वाला वो जो लिबास था ना, वो गायब हो गया। पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में वो हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश, बिहार में भी उसकी कोशिश। बिहार में तो उनको पटखनी दे दी समाजवादी नेताओं ने, नीतीश कुमार और लालू यादव ने। झारखंड में उसकी कोशिश, छत्तीसगढ़ में उसकी कोशिश, वहां कामयाब नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में कामयाब हो गई। तो कहना मेरा यह है कि उन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम बिल्कुल बीजेपी के विपरीत गए थे, लेकिन तमाम तरह की कोशिशों से बीजेपी ने अपने को वापस लिया और उसकी कोई नैतिकता नहीं थी। और दूसरी तरफ 19 के चुनाव के ठीक पहले उरी, पुलवामा, शहीदों की लाशों का तस्वीरें आना, चुनावी भाषणों में उनका जिक्र आ जाना, और पिछले 14 के चुनाव से ज्यादा बहुमत से 19 में बीजेपी जीत गई। इस पृष्ठभूमि में अगर इन 5 राज्यों के चुनाव को देखेंगे तो यह कह देना कि 24 में बिल्कुल इसका असर दिखेगा, यह न तो पूरा सच है और न पूरा झूठ है। परिदृश्य बदल चुके हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का असर 24 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी पृष्ठभूमि पर इसका विश्लेषण होना चाहिए। अब आइए सिलसिलेवार इसका जरा विश्लेषण करते हैं कि इन राज्यों में स्थितियां क्या हैं। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करता हूं, जहां मैं अभी होकर आया हूं। छत्तीसगढ़ के लोगों की माने, वहां के आम लोगों की पूरी सियासी समझ को माने, तो वहां कांग्रेस पार्टी एक तरफा मेजॉरिटी से फिर से चुनाव जीतने वाली है। अधिकांश लोगों का कहना है कि 60 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिल सकती हैं, 2-4 कम 2-4 ज्यादा, क्योंकि वहां सबसे शानदार काम यह हुआ कि बीजेपी की अपनी जो सांप्रदायिक राजनीति की जमीन थी, बीजेपी ने लाख कोशिश और शुरुआती दौर की इन तमाम साजिशों के बावजूद उस पर काम न कर पाई, और छत्तीसगढ़ में जाकर बीजेपी को किसानों के कर्ज माफी पर बोलना पड़ा, धान की खरीद पर बोलना पड़ा, वंचितों शोषितों पर बोलना पड़ा, जातियों पर बोलना पड़ा। और यह कामयाबी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार की है, उनके चुनावी समीकरणों और रणनीति की है कि उन्होंने बीजेपी की पिच, जो धर्म की पिच है, जो सांप्रदायिकता की पिच है, जो मंदिर मस्जिद की पिच है, जो दंगे की पिच है, उस पर चुनाव जाने की बजाय जनता के मुद्दों पर चुनाव खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा यह दिख रहा है कि बीजेपी वहां कमजोर स्थिति में है।
एक तो ये नैरेटिव दिख रहा है साफ तौर पर कि वहां आराम से कांग्रेस 60 सीटों के आसपास ले आ रही है, और भूपेश बघेल का किसानों का कर्जा माफ करने की बात कहना, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने की बात करना, अंग्रेजी स्कूल खोले जाने की बात करना, किसानों के धान खरीदी की बात करना, आदिवासियों के लिए उनके हक की बात करना, आरक्षण बढ़ा देने की बात, जाति जनगणना की बात, इन सब पर लोगों ने भरोसा किया है और वो जीत रहे हैं। एक दूसरा पक्ष भी वहां सुनने को मिला कि कुछ शहरी इलाकों में बीजेपी गेन कर रही है, और इसका नतीजा यह होगा कि पिछले चुनाव से बीजेपी इस बार थोड़ी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखेगी, और वहां पर बीजेपी मजबूत होती दिख रही है। अब यह मजबूती कहां तक दिख रही है, इसको लेकर के विद्वानों में वहां के मतभेद है, मतदाताओं में। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर 45 से 50 सीटें भी कांग्रेस जीत गई, जो कि बहुमत के ऊपर है, तो 50-52 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां एक नाराज महाराज बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में भी, जिनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ विधायक इधर से ले जाकर बीजेपी को समर्थन देकर के उनके समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखे हुए, क्योंकि जीवन का आखिरी चरण है, बन जाए तो अच्छा। लेकिन 50-52 की बजाय अगर ये सीटों का प्रतिशत 60 के आसपास पहुंचा, तभी कांग्रेस आराम से सरकार बना पाएगी और निभा ले जाएगी। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के सियासी हलकों में एक अलग किस्म की रणनीति दिख रही है। पहला नजरिया ज्यादा मजबूत लग रहा है कि लगभग 60 के आसपास सीटें कांग्रेस जीत रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। भूपेश बघेल का चेहरा लोगों में यकीन पैदा कर दिया है। और दूसरा एक पक्ष यह भी आ रहा है कि अगर नेक टू नेक फाइट की सीटें आई तो बीजेपी कुछ भी करके वहां सरकार बनाने की कोशिश करेगी। अब आते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना को लेकर के पूरा परिदृश्य अब ऐसा बनता दिख रहा है कि तेलंगाना का शुरुआती दौर एक तरफा था। एक तरफा क्या, वही बीजेपी गायब, वहां कुछ नहीं, और एक तरफा चुनाव केसीआर यानी उनकी बीआरएस के पक्ष में दिख रहा था। वक्त के गुजरने के साथ, चुनाव प्रचार बढ़ने के साथ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इन सब की रैलियों में बढ़ती भीड़ के बाद लोगों की राय बदली, और तेलंगाना में भी अब फाइट दिख रही है। लेकिन तेलंगाना में अभी भी एज जो है, बढ़त जो है, वो केसीआर को दिख रही है, और यह माना जा रहा है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर बन सकते हैं। कोई बहुत अप्रत्याशित दिख जाए तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना ले। मेरा मानना यह है कि अभी कांग्रेस थोड़ा केसीआर से पीछे है, क्योंकि लोकल लीडरशिप, वहां संगठन की पकड़, एक लोकप्रियता, यह सब केसीआर के पक्ष में जा रही है। थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, और कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसका आकर्षण बढ़ा है। इसको लेकर के यह दिख रहा है कि कांग्रेस फाइट में आ गई है, लेकिन बीजेपी वहां कहीं फाइट में दिख नहीं रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के समीकरण थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के कॉमन बात कहना चाहूं तो दोनों जगह नेक टू नेक फाइट है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगहों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन राजस्थान में यह माना जा रहा है कि थोड़ा एडवांटेज बीजेपी को है, और मध्य प्रदेश में एडवांटेज कांग्रेस को है। लड़ाई दोनों जगह टक्कर में है, और माना जा रहा है कि लगभग दोनों जगह बराबर सीटें आएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, उसकी कई वजह हैं। लेकिन राजस्थान में बढ़त आखिरी के वक्त में, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने शुरुआती वक्त में पीछे रहने के बाद चुनाव के चरण आगे बढ़ने के साथ गेन किया, बढ़त बनाई, वैसे ही राजस्थान में कहा जा रहा है कि अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझाते हुए, नए तरह के समीकरण की चाल चलते हुए बीजेपी ने राजस्थान में गेन किया है। और कुछ कांग्रेस की गलतियों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। थोड़ी गलतियां अशोक गहलोत की, थोड़े उनके लोकल लीडरशिप की, थोड़ी दिक्कतें, इसको लेकर के एक समीकरण बदलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जो काम किया गया वही राजस्थान में किया गया। दोनों जगह बीजेपी ने एक नए तरीके की बिसात बिछाई है, जिसकी कोशिश वो बहुत पहले छत्तीसगढ़ में कर चुकी थी, बिहार में कर चुकी थी, यूपी में कर चुकी थी। उन्होंने क्या किया कि चेहरा घोषित नहीं किया, और कई तरह के चेहरों को, अलग अलग जातियों से आने वाले कई तरह के चेहरों को, अलग अलग जमात से और अलग अलग इलाके से आने वाले चेहरों को मुख्यमंत्री का
अघोषित चेहरा बना करके अपने इलाके में सक्रिय कर दिया। उन जातियों को लगेगा कि हमारा जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस इलाके को लगेगा कि हमारे तबके के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसको लेकर के एक रणनीति काम करती हुई बीजेपी की दिख रही है। और इस रणनीति पर उत्तर प्रदेश में उनको कामयाबी मिली। आगे किया था केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा, फिर अलग अलग कई चेहरे घूमते रहे, उनमें से फिर योगी आदित्यनाथ चेहरा बन के आए। बिहार में वो काम नहीं कर पाया, छत्तीसगढ़ में वो काम नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति यह बनी हुई है, और इस रणनीति के लिए उन्होंने कई कैबिनेट मंत्रियों, कई सांसदों को विधायकी का टिकट देकर के चुनाव लड़ने भेज दिया। तो जितना ये काम करेगी उतना बीजेपी को बढ़त होगी। अगर ये काम नहीं कर पाएगा तो इन सब जगहों पर बीजेपी अभी भी नुकसान में है। एक चीज और राजस्थान को लेकर के, जो पूरे चुनाव के समय मैं वहां गया और देखा, समझा, वहां के लोगों से बातचीत की, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को लेकर के कुछ नई सुगबुगाहट है। और मेरा मानना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की है, आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है, और इन दोनों के गठबंधन को 5 से 8 सीटें अगर मिल जाएं तो यह अप्रत्याशित नहीं होगा। वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी है, इनकी रैलियों में भारी भीड़ थी, और इसके चलते यहां पर एक नई समीकरण और नई चीज राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान, खासकर जहां आदिवासी बेल्ट है, वहां भारत ट्राइबल पार्टी की तरफ से 4 से 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनको वोट शेयर बढ़ रहा है। अंतिम परिणाम इन सारी दलों का क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में ये जो उभार है, क्योंकि बीजेपी ने, आप गौर करिए, आखिरी वक्त में दलित के ऊपर हमला होने के सवाल को राजस्थान में खूब जोर शोर से उठाया और दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार की बात की। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरने का काम किया, और इन पार्टियों ने उन तबकों की नाराजगी को भुनाने की कोशिश की है। आदिवासी बेल्ट में भारत आदिवासी पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति दिख रही है, और इन इलाकों में आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बढ़त दिख रही है। और माना यह जा रहा है कि अगर नेक टू नेक फाइट रही तो राजस्थान में ये जो घटक दल हैं ये अपने विचारधारा और अपने मुद्दों के आधार पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, इसलिए कांग्रेस के साथ ही खड़े हो सकते हैं। तो इस एडवांटेज में कांग्रेस राजस्थान में मजबूत हो सकती है। अगर ये 10 से 15 सीटें ये लोग जीत गए और निर्दलीय कुछ आ गए और नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच रही, तो राजस्थान में कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में यही समीकरण लागू होगा, और अगर मध्य प्रदेश में यह होता है तो अपनी गलतियों से, कमलनाथ की गलतियों से कांग्रेस को नुकसान होगा। और लाडली योजना जैसी कुछ एक योजनाओं की जो बहुत चर्चा है, उन तबकों की वजह से बीजेपी अभी भी फाइट में बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल कहें तो इन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में बीजेपी हाशिए पर है, और पूर्वोत्तर भारत में चूंकि मेघालय का एम, मणिपुर का एम, मणिपुर की स्थिति, बड़े बड़े नेता वहां जाकर प्रचार करना भी मुनासिब न समझे, और इससे यह परिदृश्य बनता दिख रहा है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बदलाव की बयार लाते हुए दिख रहे हैं। इन 5 राज्यों में जो कुछ भी होने जा रहा है, इसका ठीक ठाक असर 24 पर पड़ने वाला है, क्योंकि 24 तक अब जनता यह भी तो बना चुकी है कि आपको 10 साल दे दिया, आपको जो करना था 10 साल में कर दिए। आप हर बार नया नया वादा लेकर आ जाते हैं। मोदी है तो गारंटी है, जनता पूछ रही पिछली वाली गारंटी का क्या हुआ, आप नई गारंटी लेके आ जा रहे हैं। तो जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी जो 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव को लेकर के है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में, जो कि फिलहाल माहौल दिख रहा है कि अगर बीजेपी कमजोर होती दिखेगी, तो इसका निश्चित रूप से 24 में सत्ता परिवर्तन की तरह एक परिदृश्य बनता हुआ दिख रहा है। भाषा की बात करें तो यह देखने को मिलेगा कि एक तरफ पनौती खूब वायरल हुआ, जब कतरा वायरल हो गया, मूर्खों के सरदार वायरल हो गया, ऐसे वोट दो जैसे उनको फांसी दे रहे हो, ये वाला बयान वायरल हो गया। और इसने एक यह भी संकेत कर दिया है कि 2024 का चुनाव जो कोई सामान्य चुनाव नहीं होने वाला, 24 का चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का वह संदेश कि संविधान बदल देना चाहिए, बहुत पुराना हो गया है, औपनिवेशिक है, उस दिशा में कहीं भारत जाएगा, या संविधान बचाने वाली ताकतें दिल्ली पर बैठेंगी,
यह तय करने वाला चुनाव है 24 का चुनाव। 24 का चुनाव यह तय करने वाला है कि कितना जेलों में कौन रहेगा, कौन मुकदमा झेलेगा, किसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई पर भी बात होगी। यह तय करने वाला 24 का चुनाव है। यह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कि भारत के संविधान से चलेगा, यह तय करने वाला 24 का चुनाव है। इसलिए सामान्य परिदृश्य में 24 का चुनाव नहीं होने वाला। और इन 5 राज्यों के चुनावों से यह इशारा हो गया है कि कोई सामान्य चुनाव भी नहीं होने वाला। भाषा का स्तर जितना गिरा है वो और ज्यादा गिरेगा 24 के चुनाव में। इसके संकेत यहां से मिलते दिख रहे हैं। और एक और संकेत मिलता दिख रहा है, ईडी सीबीआई की मेहनत जो इतना इन चुनावों में, सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत की तो ईडी सीबीआई ने की है। कहां छत्तीसगढ़, कहां मध्य प्रदेश, कहां राजस्थान, कब तेलंगाना, यहां जहां जाना है, कब कितना किसको फंसाना है, किसके ऊपर जांच करनी है, कितना काम कर देना है, सबसे ज्यादा कोई मेहनत किया तो ईडी सीबीआई। इसलिए 24 के चुनाव के पहले ईडी सीबीआई और ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आएंगी, इसका इशारा ये चुनाव दे रहे हैं। और तो और पनौती जेब कतरेब के बयान पर अचानक से जाग करके जो भूमिका निभाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसने भी यह संकेत कर दिया है कि 24 के चुनाव में ईडी सीबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने की मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और यह प्रभावित करेंगे चुनाव परिणाम को। इसके संकेत भी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दरमियान पूरे देश के सामने जाहिर हो चुके हैं। और इससे तय होगा कि कौन सीट जीतेगा, कौन हारेगा, फिर कौन तरह का ऑपरेशन शुरू होगा। और उस ऑपरेशन के लिए जितना करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होगा, वो 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पैसा होगा, या नोटबंदी वाला पैसा होगा, या एनपीए माफ करके कारपोरेट घरानों को पूरा देश बेच देने के बाद जो पैसा मिला है इनडायरेक्ट, उस पैसे का इस्तेमाल होगा। जो कुछ भी होगा, ये 5 राज्यों के चुनाव 2-3 इशारा कर रहे हैं। नंबर 1 कि बीजेपी की हालत खराब है। नंबर 2 कि इन 5 राज्यों के चुनाव में सांप्रदायिक सियासत, जैसे मिसाल के तौर पर याद करिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाकर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना, 370 के नाम पर वोट मांगना, ट्रिपल तलाक के नाम पर वोट मांगना, काम के वोट पर वोट नहीं मांगना, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई पर बात न हो, यह कोशिश बीजेपी की थी। और यह संकेत कर रही है कि 24 में इसी जमीन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यह बीजेपी की अपनी जमीन है। विपक्षी दलों ने कोशिश जरूर की है, मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पर, कि अगर वो अपने एजेंडे पर किसान, नौजवान, मजदूर और महंगाई, बेरोजगारी, इनके मुद्दों को ले आए अगर केंद्र में, तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। अगर ये मुद्दे कमजोर रहे, सांप्रदायिक सियासत, धर्म की सियासत हावी हुई, तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो यह भी संकेत कर दिया है कि आने वाले चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले। एजेंडा सेट होता दिख रहा है, जाति जनगणना जैसा एजेंडा बनता दिख रहा है। अमित शाह जो बिहार में जाकर क्रेडिट लेने गए थे, वो तेलंगाना में जाकर बोलते नजर आए कि हम अगली बार मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाति जनगणना केंद्रीय मुद्दा बनती जा रही है। अभी भी ढंग से बीजेपी इसके विरोध में नहीं खड़ी हो पा रही। तो ये सब सारी विसात ये दिखा रही है कि 24 का चुनाव किन विशेष परिस्थितियों में होने जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतिम परिणाम तो 3 दिसंबर को आएंगे, विश्लेषण तब भी करेंगे। हो सकता है कि दृश्य कुछ और हो, लेकिन इसी के आसपास होगा, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, सुझाव दीजिए और अगर जरूरी लगे तो आगे बढ़ाइए इस बातचीत को। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपसे बातचीत का ये सिलसिला और मजबूत हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।